आज के डिजिटल युग में जब भी कोई नया कैमरा लॉन्च होता है तो सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान जाता है वह है मेगापिक्सल। ज्यादातर ग्राहक या नए फोटोग्राफर मानते हैं कि अधिक मेगापिक्सल वाला कैमरा ही बेहतर होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या 48 MP, 64 MP या 100 MP कैमरा हमेशा 24 MP से बेहतर होता है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मेगापिक्सल क्या होते हैं, यह कैमरा के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं और अधिक मेगापिक्सल कब उपयोगी होते हैं और कब नहीं। साथ ही यह भी समझेंगे कि किस साइज के सेंसर के लिए कितने मेगापिक्सल उपयुक्त रहते हैं। मेगापिक्सल का अर्थ क्या होता है? मेगापिक्सल का अर्थ है 10 लाख पिक्सल। अगर किसी कैमरे का रेजोल्यूशन 6000 गुना 4000 है तो उसमें कुल 24 मिलियन पिक्सल होंगे, यानी 24 मेगापिक्सल। पिक्सल एक फोटो में मौजूद सबसे छोटा यूनिट होता है जो लाइट और रंगों की जानकारी इकट्ठा करता है। ज्यादा पिक्सल होने का मतलब है कि इमेज में अधिक डिटेल होगी, लेकिन सिर्फ एक हद तक। क्या ज्यादा मेगापिक्सल मतलब है बेहतर क्वालिटी? नहीं नहीं। ज्यादा मेगापिक्सल होने से इमेज डिटेल बढ़ती है, लेकिन यह तभी उपयोगी होता है जब आप बहुत बड़े साइज में प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे होर्डिंग या बड़ी पोस्टर। आप बहुत अधिक क्रॉपिंग करते हैं। सेंसर बड़ा हो ताकि पिक्सल के बीच की दूरी कम न हो। यदि आपके कैमरे का सेंसर छोटा है और मेगापिक्सल बहुत ज्यादा हैं, तो इससे फायदे की बजाय नुकसान होता है। सेंसर साइज और मेगापिक्सल का संबंध। मेगापिक्सल को अकेले समझना अधूरा है। यह जरूरी है कि आप यह भी जानें कि कैमरे का सेंसर साइज क्या है। यहाँ कुछ प्रमुख सेंसर साइज दिए गए हैं। फुल फ्रेम 36 मिलीमीटर्स बाय 24 मिलीमीटर्स। क्रॉप सेंसर 24 मिलीमीटर्स बाय 16 मिलीमीटर्स। माइक्रो फोर थर्ड्स 17 मिलीमीटर्स बाय 13 मिलीमीटर्स। स्मार्टफोन सेंसर लगभग 6 mm बाय 4 mm। अगर एक छोटे सेंसर पर बहुत ज्यादा मेगापिक्सल डाले जाएं, तो हर पिक्सल की साइज पिक्सल पिच छोटी हो जाती है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अधिक मेगापिक्सल से समस्याएं। लो लाइट परफॉर्मेंस घटती है क्योंकि छोटे पिक्सल कम लाइट पकड़ते हैं। नॉइज ज्यादा होती है, विशेषकर आईएसओ बढ़ाने पर। डायनामिक रेंज कम हो जाती है, यानी हाइलाइट्स बर्न होने लगती हैं और शैडोज में डिटेल नहीं रहती। किस सेंसर के लिए कितने मेगापिक्सल पर्याप्त होते हैं? यहाँ प्रत्येक सेंसर टाइप के लिए उपयुक्त मेगापिक्सल रेंज दी गई है। फुल फ्रेम कैमरों के लिए 24 मेगापिक्सल से 30 मेगापिक्सल पर्याप्त रहता है। कभी कभी कुछ खास उपयोगों के लिए 45 मेगापिक्सल से 60 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। APS-C क्रॉप सेंसर कैमरे 16 मेगापिक्सल से 26 मेगापिक्सल तक ठीक रहते हैं। 32 मेगापिक्सल से 36 मेगापिक्सल कुछ विशेष स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो फोर थर्ड्स 12 मेगापिक्सल से 20 मेगापिक्सल। स्मार्टफोन सेंसर 8 मेगापिक्सल से 16 मेगापिक्सल। यही स्मार्टफोन्स का वास्तविक मेगापिक्सल है, बाकी सभी मार्केट का भ्रमित करने वाला सिर्फ प्रचार भर है। उदाहरण के लिए कैनन R50 एक APS-C कैमरा है और उसमें 24 MP का सेंसर दिया गया है। यह बिल्कुल संतुलित संयोजन है। जबकि अगर आप मोबाइल कैमरे की बात करें तो कुछ फोन 200 MP तक का दावा करते हैं, लेकिन उनके छोटे सेंसर के कारण यह अधिकतर मार्केटिंग होती है, न कि वास्तविक लाभ। अधिक मेगापिक्सल से क्या समस्याएं आती हैं? फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। 61 MP के एक रॉ फाइल का साइज लगभग 60-70 MB हो सकता है। इससे मेमोरी कार्ड जल्दी भरता है, प्रोसेसिंग धीमी होती है, कंप्यूटर की स्टोरेज पर बोझ पड़ता है। लेंस की गुणवत्ता सामने आ जाती है। जैसे जैसे मेगापिक्सल बढ़ते हैं, वैसे वैसे कैमरे की लेंस क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। सस्ते लेंस हाई रिजोल्यूशन सेंसर के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। उदाहरण सोनी A7R5 जैसे हाई मेगापिक्सल कैमरा में अगर आप 10,000 रुपए वाला किट लेंस लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत साधारण आएगा। लो लाइट में नॉइज बढ़ता है। छोटे सेंसर पर ज्यादा मेगापिक्सल होने से लो लाइट परफॉर्मेंस घट जाती है। ISO 800 के बाद ही फोटो में ग्रेन्स आने लगते हैं। उदाहरण कैनन 90D एक 32.5 MP APS-C कैमरा है, पर लो लाइट में इसमें जल्दी नॉइज आने लगती है।
जबकि कैनन R10 सिर्फ 24.5 MP है, लेकिन इसमें 16,000 ISO तक भी नॉइस नहीं आता है। स्मार्टफोन में 108 MP या 200 MP कैमरे की सच्चाई। स्मार्टफोनों में अक्सर 108 MP या 200 MP सेंसर होते हैं, लेकिन उनका सेंसर साइज बहुत छोटा होता है। वास्तव में वे पिक्सल बिनिंग तकनीक से 12 MP या 16 MP की ही फोटोज सेव करते हैं। उदाहरण सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में 200 MP कैमरा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट फोटो 12 MP में ही सेव होती है। यह मेगापिक्सल केवल मार्केटिंग के लिए होते हैं, न कि पेशेवर गुणवत्ता के लिए। सही चुनाव कैसे करें? आपको कैमरा खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने उपयोग के प्रकार के अनुसार ही मेगापिक्सल का चुनाव करना चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए 20 MP से 30 MP, प्रोडक्ट शूट या फैशन शूट के लिए 36 MP से 61 MP, लेकिन लाइट अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रैवल या डेली यूज के लिए 16 MP से 24 MP, लैंडस्केप के लिए 24 MP से 45 MP, वीडियो शूटिंग के लिए 12 MP से 24 MP और स्टूडियो पोर्ट्रेट के लिए 24 MP से 45 MP उपयुक्त है, लेकिन यहाँ भी प्रकाश नियंत्रित होना चाहिए। कंक्लूजन: मेगापिक्सल जितना भी हो, उसकी उपयोगिता इस पर निर्भर करती है कि आप किस काम के लिए कैमरा उपयोग कर रहे हैं और आपके पास कौन सा सेंसर है। बिना आवश्यकता के अधिक मेगापिक्सल का कैमरा खरीदना व्यर्थ खर्च और परेशानी दोनों बन सकता है। एक समझदार फोटोग्राफर वही होता है जो टेक्नोलॉजी की गहराई समझता है और अपने काम के अनुसार कैमरे का चयन करता है, न कि केवल नंबर देखकर। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मेगापिक्सल से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां जरूर दूर हुई होंगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आज मुझे आपसे एक फ़ीडबैक चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहते हैं, मैं कभी ऑन कैमरा आपसे बात करता हूं, कभी ऑफ कैमरा रहता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि मेरी एज और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं अपने सेंटर भोपाल में बहुत कम रह पाता हूं। मेरा टूरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो जब मैं टूर पे रहता हूं तो मेरे पास फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूं। तो उस समय मुझे ऑफ़ कैमरा वीडियोस बनाने पड़ते हैं। जितने 2-3 घंटे मैं फ़्लाइट में रहता हूँ, जितनी देर उतनी देर मैं कोशिश करता हूँ स्क्रिप्ट्स राइट करने की, और उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता है उसमें बाकी दूसरे रिलेवेंट फ़ोटोज़ और दूसरी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके कंपाइल करके मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हफ़्ते में कम से कम 2 वीडियोस आप तक पहुँच जाएँ। लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि मेरे जो ऑन कैमरा वीडियोस रहते हैं और जो मेरे ऑफ़ कैमरा वीडियोस रहते हैं, उन दोनों को आप बराबर रूप से एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुझे इस बात का फ़ीडबैक आपसे चाहिए। अगर हमारे ऑफ़ कैमरा वीडियोस भी आपको अगर उतने ही अच्छे लगते हों, तो कृपया हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका फ़ीडबैक मिलता ही रहेगा तो मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ऑन कैमरा बनाऊँगा, जब मुझे ऑन कैमरा का मौका नहीं मिलेगा मैं ऑफ़ कैमरा वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरा सिर्फ एक कोशिश रहेगा कि मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज मैं आप तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ। और आपने देखा होगा दोस्तों, वैसे भी मेरा ये जो चैनल है मेनली जो शुरुआती बिगनर्स टाइप के जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं या फिर वो फ़ोटोग्राफ़र जिनके पास अभी थोड़े बजट की कमी रहती है, तो मैं ढूंढ के ऐसे इक्विपमेंट्स निकाल के लाता हूं जो कि हमारे लो बजट फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, ताकि कम से कम बजट में वो अच्छी से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूंगा। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरे ऑफ़ कैमरा वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।